Subscribe my channel and press bell icon to get all notification. Hello students. In the previous video we discussed about the heredity, variation and their types. ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं. Now let's start the main and important topic of this chapter, that is about the genetics portion. We know that this transmission of character from one generation to another is known as inheritance of character. And the important information about this inheritance of character was given by the Mandel. तो मैंडल और उनके वर्क के बारे में हम बात करेंगे. सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए, दैट the branch of the science that deals with the study of this type of transmission of character or deals with the study of the genes etc. This branch of the science is known as genetics. तो अब हम जो साइंस का पोर्शन पढ़ रहे हैं ना, जो अब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज अवर जेनेटिक्स पार्ट. सो वी आर गोइंग टू स्टडी द जेनेटिक्स in which we study that how the character transmit from parents to their offsprings. The basic idea about the genetics was given by the Mandel. सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट था, ये जो लॉस थे, इससे रिलेटेड वो किसने दिए थे? That was given by the Mandel. The full name of the scientist was Gregor Johann Mandel, but you can write only the Mandel. The Mandel was known as father of genetics. Mandel को बोलते हैं father of genetics because he has डन लॉट्स ऑफ वर्क, या बोल सकते हैं जो जेनेटिक्स की शुरुआत है वो मैंडल ने ही की थी. इसी वजह से इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स. द मैंडल वाज एक्चुअली ही वाज अ प्रिस्ट थे, बट मैथमेटिशियन थे. मैथमेटिक्स में उनकी मींस उनका इंटरेस्ट था एंड ही वर्क एज ए प्रिस्ट इन अ मॉन्टेसरी. बट जहां पे भी वो, जिस मॉन्टेसरी में वो रह रहे थे, वहां की गार्डन में उन्होंने एक प्लांट जो था पी प्लांट पे कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑब्जर्व किए एंड देन ही स्टार्टेड दिस ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर या जेनेटिक्स की जो स्टडी थी उन्होंने वहीं अपनी उसी मॉन्टेसरी से स्टार्ट की. सो मैंडल, यहां बोल सकते हैं द एक्सपेरिमेंटल मॉडल जो था मैंडल का, जिसपे मैंडल ने काम किया था, दैट वाज द पी प्लांट, गार्डन पी और पी प्लांट. मैंडल वर्कड ऑन द पी प्लांट. The scientific name of pea plant is Pisum sativum. This is the scientific name of the pea plant. You know we have to write all the scientific name in a particular means according to rules, binomial nomenclature के according. First letter should be the capital. This is the name of the genus and this is the name of the species. This letter should be capital and this letter should be small and it should be underlined. So this is about the scientific name of the pea plant, Pisum sativum. Mandel observed this pea plant. उन्होंने अपनी वही जहाँ पे वो मॉन्टेसरी में काम करते थे, जहाँ पे वो प्रिस्ट थे, वहां पे उन्होंने देखा कि उनके गार्डन में जो पी प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, वहां पे कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स में उन्होंने कुछ इंटरेस्ट उन्हें हुआ और इसी चीज को शुरू करते हुए उन्होंने इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स स्टडी किए एंड देन ही प्रपोज्ड सम इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ जेनेटिक्स या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो थे वो प्रपोज किए. इस चीज के लिए पी प्लांट उन्होंने सिलेक्ट किया. पी प्लांट को सिलेक्ट करने के पीछे कुछ इंपॉर्टेंट रीजन थे. देयर आर सम इंपॉर्टेंट रीजन दैट व्हाई मैंडल सिलेक्टेड द पी प्लांट. तो पहले एक बार हम देखते हैं कि व्हाई मैंडल सिलेक्टेड द पी प्लांट. फर्स्ट पॉइंट हम कह सकते हैं दैट दिस पी प्लांट हैज सम इजीली अवेलेबल डिटेक्टेबल कैरेक्टर्स, यानी कि जो कैरेक्टर्स मैंडल स्टडी करना चाहते थे वो कैरेक्टर बहुत आसानी से डिटेक्टेबल फॉर्म में या बहुत अच्छे से दिखाई देने की फॉर्म में पी प्लांट में अवेलेबल होते हैं. दैट्स व्हाई ही सिलेक्टेड द पी प्लांट. सो फर्स्ट वी कैन से दैट इजी अवेलेबिलिटी ऑफ डिटेक्टेबल कैरेक्टर भी बोल सकते हैं. एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वी कैन यूज द वर्ड ट्रेट ऑल्सो. ट्रेट वर्ड भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं. इजी अवेलेबिलिटी ऑफ डिटेक्टेबल ट्रेट इन द पी प्लांट, दैट्स व्हाई ही चूज द पी प्लांट. Second important reason for choosing the pea plant as an experimental model was that this pea plant has the self pollination. It has in the pea plant it has self pollination. Self pollination होता है, but क्रॉस पॉलिनेशन कैन बी डन. अगर हम चाहें तो हम क्रॉस पॉलिनेशन भी करवा सकते हैं. इट हैज सेल्फ पॉलिनेशन बट क्रॉस पॉलिनेशन
can also be performed. क्रॉस पॉलिनेशन भी कैन बी परफॉर्म्ड. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें अपने अकॉर्डिंग अगर कुछ नेक्स्ट जनरेशन करवानी, प्रोड्यूस करवानी, देन वी वांट क्रॉस पॉलिनेशन. सो क्रॉस पॉलिनेशन शुड बी देयर, कैन बी परफॉर्म्ड. And this pea plant has very short lifespan. In a very short time it can produce the next progeny. So short lifespan है, short lifespan present है. This is the another important reason. और next we can say that this pea plant produce many seeds at one time. एक टाइम पे बहुत सारे seeds produce होते हैं, जो कि बहुत आसानी से एक्सपेरिमेंट के लिए मीन्स अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करता है. अगर एक मान लीजिए आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं और आपको जब रिजल्ट्स मिल रहे हैं, वहां पे स्टडी करने को कुछ है ही नहीं, बहुत कम आपके पास ऑब्जर्व करने को कैरेक्टर्स हैं, तो स्टडी मुश्किल हो जाएगी. बट इन द केस ऑफ पी प्लांट इट प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेनी. बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोजेनीज प्रोड्यूस की जा सकती हैं, सीड्स भी प्रोड्यूस की जा सकते हैं. तो यहाँ पे स्टडी करना जो था ना, कैरेक्टर्स को स्टडी करना, वो बहुत आसान हो गया मैडम के लिए. So we can say that these pea plants produce large amount of seeds or large number of seeds. And most important that pea plant do not require any specific care. कोई भी स्पेशल केयर की भी जरूरत नहीं थी. तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट रीजन थे जिसकी वजह से मैंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट किया for his experiment. When Mendel studied this pea plant, on the basis of these pea plant, he proposed some specific laws. These laws are known as law of inheritance. मैंडल ने जो लॉ प्रपोज किए, जेनेटिक्स के जो लॉ दिए, उन्हें कहा जाता है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. दिस लॉ, जो भी मैंडल के लॉ थे, दिस लॉज वर नॉट मींस, यानी कि मैंडल ने इतना इंपॉर्टेंट काम किया, इतने इंपॉर्टेंट लॉ प्रपोज किए जिनके बारे में उससे पहले तक किसी ने भी काम नहीं किया था. But still, the Mendel's works remain unnoticed. Mendel का जो वर्क था वो किसी ने भी नोटिस नहीं किया. इसका भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है. The Mendel's work remain unnoticed because जब मैंडल ने अपना वर्क पब्लिश किया, जो भी उन्होंने रिसर्च वर्क किया था, उन्होंने वो रिसर्च वर्क जिस पेपर में पब्लिश किया, दिस पेपर हैज लिमिटेड सर्कुलेशन. उस पेपर का बहुत लिमिटेड सर्कुलेशन था, ज्यादा लोगों तक, ज्यादा साइंटिस्ट तक वो पेपर नहीं पहुंच पाया. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द फेलियर ऑफ द मैंडल, और वी कैन से दैट द मैंडल रिमेन अननोटिस्ड, इस चीज के पीछे जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था वो था डार्विन्स थ्योरी. डार्विन ने जो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी दी थी, that this theory was also came exist or means existence at the same time. जब मैंडल ने अपना वर्क प्रपोज किया, उस टाइम पे the whole scientific community was busy to understand the Darwin's theory. तो सभी साइंटिस्ट तो बिजी थे डार्विन के काम को समझने में. सो मैंडल्स वर्क रिमेन अननोटिस्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम. किसी ने भी मैंडल के काम पे ध्यान नहीं दिया. बट आफ्टर द more than 30 years, 3 scientists came forward and they rediscovered the Mendel's work. उन्होंने मैंडल के वर्क को rediscover किया and they found that the work that was done by the Mendel was really very great work. मैंडल ने बहुत important work किया था, बहुत important results produce किए थे. तो ये मैंडल के बारे में है. अब देखते हैं मैंडल ने जो स्टडी की थी वो क्या चीज थी. मैंडल selected the 7 important features और 7 important characters in the pea plant. तो मैंडल ने जो भी स्टडी की थी पी प्लांट के ऊपर, उसके लिए उन्होंने 7 कैरेक्टर्स को सिलेक्ट किया था. दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये पूछा जाता है कि हाउ मेनी कैरेक्टर्स मैंडल स्टडीड इन द पी प्लांट ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट. सो आंसर इज 7 कैरेक्टर. अब यहाँ पे जो 7 कैरेक्टर्स थे वो कौन कौन थे. The first we can say that stem height. First character is the stem height. Next one, seed color, seed shape, flower color, flower position, pod shape, 2, 3, 4, 5, 6 and the last one is the pod color.
So these are the seven characters that Mendel studied for the pea plant or in the pea plant. In 7 characters को Mendel ने study किया था, and on the basis of these characters he proposed his law of inheritance. इन सभी कैरेक्टर्स के अंदर मैंडल ने जो थे वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पर सिलेक्ट किए. कॉन्ट्रास्टिंग मतलब जो एक दूसरे के अपोजिट हो. लाइक इन द केस ऑफ स्टेम हाइट वी कैन सी that Mendel chose some plants which has the high means very high in the very high in the height, or we can say that the tall plants. Contrasting लिया तो कुछ प्लांट लिए जो कि tall थे, and some plants he chose some plants which are which do not have the high or do not have the tall in nature, or we can call them the dwarf plant. So यहाँ पे भी 2 कैरेक्टर लिए गए थे, tall and dwarf. तो इस तरीके से हर एक कैरेक्टर के उन्होंने कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स सिलेक्ट किए थे. लाइक स्टेम हाइट में हम बोल सकते हैं टॉल एंड ड्वार्फ. सीड कलर में हम बोल सकते हैं, सीड कलर भी उन्होंने 2 तरीके का सीड कलर चूज किया. लाइक ही चूज द येलो और द ग्रीन सीड कलर. सीड शेप की अगर हम बात करें, सीड शेप में भी उन्होंने 2 शेप चूज करी, दैट इज द राउंड सीड शेप और द रिंकल्ड सीड शेप. सिमिलरली the another characters has also their contrasting feature, like flower color की अगर हम बात करें, that is the violet and the white. flower position, exile और terminal, यानी कि flower ऊपर की तरफ लगा हुआ है, प्लांट के कॉर्नर पे किनारे पे लगा है, या फिर टर्मिनल लगा है. दैट इज द रीजन कि किनारे पे लगा है, साइड में ग्रो कर रहा है, दैट इज एक्साइल और टर्मिनल. पोड शेप की अगर हम बात करें, द पोड शेप हैज आल्सो दैट फ्लैटेड और फूला हुआ हो सकता है पोड, या फिर कॉन्स्ट्रक्टेड हो सकता है, सिकुड़ा हुआ हो सकता है. पोड कलर ऑल्सो कुड बी ऑफ 2 टाइप, दैट इज द ग्रीन और द येलो पोड कलर. सो दीज आर दी 7 contrasting characters which Mendel chose for his experiment. So in the next videos we will discuss these law of inheritance, but before studying this law of inheritance we need to understand the special terms which we use in the genetics, and these terms are known as the genetics terminology. So in the coming video, next video, we will discuss about the terminology of the genetics first, then we'll discuss the law of inheritance. So keep watching, keep studying and keep learning.